गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारे लेक्चर नंबर 13। तो पिछली क्लास में हमने खनिजों का वर्गीकरण देखा था और खनिजों के वर्गीकरण में हमने उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा था, प्राथमिक खनिज, द्वितीयक खनिज, और रासायनिक संगठन के आधार पर 7 भागों में बांटा था। आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा चट्टानों का अपक्षय। चट्टानों का अपक्षय। तो चट्टानों के अपक्षय से क्या तात्पर्य है, इससे हम क्या समझेंगे कि चट्टानों के टूटने से उनके पैतृक पदार्थों को प्राप्त करना, चट्टानों के टूटने बिखरने से, उनके विखंडन से उनके पैतृक पदार्थों को प्राप्त करना चट्टानों का क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। और चट्टानों का अपक्षय मुख्यतः 3 प्रकार से हो सकता है। एक है भौतिक अपक्षय, एक है रासायनिक अपक्षय और तीसरा है हमारा जैविक अपक्षय। तो इस प्रकार से हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे चट्टानों का अपक्षय। तो इसके अंदर लिखोगे अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मृदा के पैतृक पदार्थों को प्राप्त किया जाता है। मृदा के पैतृक पदार्थों का प्राप्त किया जाता है। चट्टानों का अपक्षय, चट्टानों का अपक्षय निम्न 3 प्रकार से हो सकता है। या चट्टानों का अपक्षय निम्न 3 प्रकार का होता है, ये भी लिख सकते हैं। जिसमें पहला है भौतिक अपक्षय, और इसी का दूसरा नाम है यांत्रिक अपक्षय। दूसरा है रासायनिक अपक्षय। और तीसरा है हमारा जैविक अपक्षय। नोट करो प्लीज। इसके बाद पहला पढ़ेंगे भौतिक अपक्षय, यांत्रिक अपक्षय क्या होता है। तो विभिन्न भौतिक शक्तियों के द्वारा, भौतिक शक्ति कौन सी होती है, ताप, दाब, हवा, जल, ये जितनी भी शक्ति हैं कौन सी है, भौतिक शक्ति हैं। तो विभिन्न भौतिक शक्तियों के द्वारा जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, स्थूल जो चट्टानें होती है, उन चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना, विभाजित करना, क्या कहलाता है, भौतिक अपक्षय कहलाता है। तो भौतिक शक्तियों के द्वारा स्थूल चट्टानों को सूक्ष्म या छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना, प्राप्त करना,
क्या कहलाता है? भौतिक अपक्षय कहलाता है। अब भौतिक अपक्षय भी 6 प्रकार से हो सकता है। अब भौतिक शक्तियाँ कितनी है? तापक्रम के द्वारा भौतिक अपक्षय हो सकता है, हिम बर्फ के द्वारा भौतिक अपक्षय हो सकता है, या मैं कह दूँ बर्फ के द्वारा भौतिक अपक्षय हो सकता है, हिम जल मतलब बर्फ का जो पानी होता है उसके द्वारा भौतिक अपक्षय हो सकता है, साधारण बारिश का जो जल होता है उसके द्वारा भौतिक अपक्षय हो सकता है, वायु के द्वारा भौतिक अपक्षय हो सकता है, और बिजली के कड़कने से भी चट्टानों का भौतिक अपक्षय हो सकता है। तो इस प्रकार से चट्टानों के भौतिक अपक्षय को कितने भागों में वर्गीकृत कर दिया? 6 भागों में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय के बारे में। तो पहला है भौतिक अपक्षय, या इसी का दूसरा नाम है यांत्रिक अपक्षय। तो इसके बारे में लिखेंगे कि विभिन्न भौतिक शक्तियों, विभिन्न भौतिक शक्तियों के द्वारा स्थूल चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने की प्रक्रिया चट्टान का भौतिक अपक्षय कहलाता है। चट्टान का भौतिक अपक्षय कहलाता है। और भौतिक अपक्षय में क्या होता है? जो चट्टान के मूल पदार्थ या पैतृक पदार्थ प्राप्त होते हैं उनके रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। तो अगला बिंदु इसके अंदर लिख सकते हैं कि भौतिक अपक्षय से प्राप्त पैतृक पदार्थ भौतिक अपक्षय से तो भौतिक अपक्षय देख रहे थे हम। तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि भौतिक अपक्षय से प्राप्त पैतृक पदार्थों के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और भौतिक अपक्षय कितने प्रकार से हो सकता है? 6 प्रकार से हो सकता है भौतिक अपक्षय। तापक्रम से हो सकता है, जल से हो सकता है, बर्फ से हो सकता है, हिमजल से हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है, और बिजली के कड़कने से हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि चट्टानों का भौतिक अपक्षय निम्न प्रकार
प्रकार से हो सकता है। चट्टानों का भौतिक अपक्षय निम्न प्रकार से हो सकता है, जिसमें पहला है हमारा टेम्परेचर या तापक्रम। टेम्परेचर या तापक्रम, देखो टेम्परेचर का चट्टानों के भौतिक अपक्षय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर कम होता है और गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर अधिक होता है। तो सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर कम होने के कारण तो चट्टानें सिकुड़ती है, और गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर अधिक होने के कारण चट्टानें क्या होती है, फैलती है, प्रसारित होती है। तो बार बार चट्टानों के सिकुड़ने से और फैलने से भी चट्टानों का क्या हो जाता है, अपक्षय हो जाता है, अर्थात चट्टानें टूटने लगती है। तो तापक्रम के अंदर क्या लिख सकते हैं कि तापक्रम के बढ़ने पर चट्टानें फैलने लगती है, तथा ताप के घटने पर चट्टानें सिकुड़ने लगती है। इस प्रकार से चट्टानों के बार बार सिकुड़ने व फैलने से चट्टानें टूटने लगती। तो चट्टानों का अपक्षय किसके कारण हुआ है, या ताप के कारण। ताप एक कौन सा कारक है, भौतिक कारक है। ताप एक कौन सा कारक है, भौतिक कारक। इसे नोट करोगे। तापक्रम के बाद में दूसरा भौतिक कारक है जो जल, उस पर चर्चा करेंगे हम। देखो जल का या जल के द्वारा चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार से हो सकता है। तो हमें पता है कि जब बारिश होगी तो बारिशों में जल का तेज प्रवाह होता है, और इन तेज प्रवाह के कारण चट्टानों के भारी भारी जो पत्थर है, कण है, वो तेज प्रवाह के साथ पानी के साथ क्या होते हैं, बहते हैं, और पानी के साथ बहने से आपस में पत्थर टकराते हैं, और टकराने से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो जल के कारण भी चट्टानों का भौतिक अपक्षय होता है। तो तापक्रम के बाद हम दूसरा देखेंगे, जल। तापक्रम के बाद दूसरा है हमारा भौतिक अपक्षय का कारण जल। तो इसमें लिखेंगे जल के तेज प्रवाह के कारण चट्टानों के भारी पत्थर या कण जल के साथ बहते हैं, जो आपस में टकराकर घर्षण बल के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में
टुकड़ों में विभाजित, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। अर्थात यहाँ जो चट्टानों का अपक्षय हुआ है वो किसके कारण हुआ है? जल के कारण। और जल भी एक चट्टान के अपक्षय का भौतिक कारक है। कौन सा कारक है? भौतिक कारक। इसके बाद हम तीसरे कारक पर चर्चा करेंगे, बर्फ, आइस, बर्फ। तीसरा भौतिक कारक है हमारा बर्फ। तो हम देखेंगे बर्फ से चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार से हो सकता है। तो जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं, तो ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, दिन के समय टेम्परेचर क्या होता है? अधिक होता है, और सुबह या रात को समय टेम्परेचर क्या होता है? गर्म होता है। तो चट्टानों में दरारें पाई जाती है। तो पहले तो दिन के समय दरारों में क्या भरा हुआ होता है? पानी भरा हुआ होता है। लेकिन जैसे रात्रि को टेम्परेचर कम पड़ता है तो वो जल दरारों के अंदर भरा हुआ है, उसकी क्या बन जाती है? बर्फ बन जाती है। और बर्फ का आयतन जल की तुलना में अधिक होता है। अर्थात बर्फ होता है जो जल से अधिक स्थान घेरती है, जिसके कारण वो दरारें और भी ज़्यादा क्या हो जाती है? फैल जाती है, अर्थात दरारें बढ़ जाती है। और इस प्रकार से दरारों के बढ़ जाने के कारण भी चट्टानों का क्या हो जाता है? अपक्षय हो जाता है। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि चट्टानों की दरारों में बर्फ जम जाने से या बर्फ जम जाने के कारण ये दरारें बढ़ जाती है, क्योंकि बर्फ का आयतन अधिक होने के कारण बर्फ का आयतन अधिक होने के कारण यह अधिक स्थान घेरती है। आयतन अधिक होने के कारण यह अधिक स्थान घेरती है, जिससे भी चट्टानों का अपक्षय होने लगता है। तो तीसरा कारक हमने आइस देखा, बर्फ देखा कि बर्फ के कारण भी चट्टानों का क्या होता है? अपक्षय होता है। इसके बाद बर्फ के बाद हम चौथा कारक देखेंगे, और चौथा कारक है हमारा हिमजल। हिमजल का मतलब है बर्फ का जो पानी होता है वो भी क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर चट्टानों में बहेगा, तो अपने साथ साथ चट्टानों के भारी कण लाएगा, जो आपस में घर्षण बल के कारण टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएंगे? विभाजित हो जाएंगे। अर्थात हिमजल के कारण भी चट्टानों का भौतिक अपक्षय होता है। तो हम छोटा कारक देखेंगे, फैक्टर नंबर 4। चौथा कारक है
क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लिखेंगे इसके अंदर कि हिम जल के बहने के साथ साथ ये चट्टान के भारी कणों को, चट्टान के भारी कणों को साथ में लेकर प्रवाहित होते हैं, जो आपस में टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने लगते हैं, जिसके कारण भी चट्टानों का भौतिक अपक्षय होने लगता है या भौतिक अपक्षय होता है। तो चौथा पॉइंट हमने पढ़ा हिमजल। इसके बाद में पांचवा फैक्टर हम देखेंगे एयर या वायु। देखो वायु से क्या प्रभाव पड़ेगा, वायु से क्या प्रभाव पड़ेगा पहले से नोट करो फिर समझाते हैं। कि वायु से चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार से हो सकता है। देखो वायु जब बहती है तो वायु भी तेज प्रवाह में बहती है और इस तेज प्रवाह के साथ साथ ये मिट्टी, रेत, बालू, पत्थर आदि के कणों को साथ में लेकर क्या होती है, उड़ती है। और ये रेत के कण आपस में वायु में टकराते हैं तो ये भी घर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, विभाजित। अर्थात वायु इन छोटे छोटे कणों को अपने साथ लेके उड़ती है। तो चट्टान का तो अपक्षय हुआ नहीं हुआ, तो चट्टान तो टूट गई। तो इस प्रकार से वायु के द्वारा भी चट्टानों का क्या होता है, अपक्षय होता है। ये कौन सा अपक्षय है, एक भौतिक अपक्षय। तो हम लिख सकते हैं वायु के लिए कि वायु के तेज प्रवाह में, वायु के तेज प्रवाह में ये वायु के तेज प्रवाह में वायु चट्टान के हल्के कणों को साथ में लेकर उड़ती है, जिसके कारण भी चट्टानों का भौतिक अपक्षय होने लगता है, जिसके कारण चट्टानों का भौतिक अपक्षय होने लगता है। तो 5 बिंदु हमने पढ़ लिए, पांचों को नोट करोगे पहले। तो 5वां बिंदु हमने देखा एयर वाला कि वायु के तेज प्रवाह के कारण भी चट्टानें क्या होती है, टूटती है। तो ये वायु भी एक कौन सा अपक्षय का कारण बन गया, भौतिक अपक्षय का कारण बन गया। तो इस प्रकार से छठा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा बिजली के कड़कने से।
देखो बिजली की कड़कने की ध्वनि इतनी प्रबल होती है, इतनी तेज होती है कि इस ध्वनि के कारण चट्टानों में क्या आ जाती है, दरारें आ जाती है। और चट्टानों में दरारें आ जाने के कारण भी चट्टानों का क्या होता है, भौतिक अपक्षय होता है। हम नेक्स्ट छठे भौतिक अपक्षय कारक पर चर्चा करेंगे, वो है बिजली के कड़कने से। कहाँ यार फिर भरगो नेट कौन स्टोरेज पूरा हो गयो या फिर होगो बंद। इंटरनल स्टोरेज इज रनिंग आउट, प्लीज क्लीन अप नाउ। मेमोरी कार्ड हो गया।